दोस्तों, मौलिक अधिकारों की इस सीरीज की आखिरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिरी बचे हुए 3 मौलिक अधिकारों के बारे में। इससे पहले हम समानता, स्वतंत्रता और शोषण के अधिकार के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्लीज जाके देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो इन्हें समझने में। शुरुआत करते हैं चौथे मौलिक अधिकार से, जो कि है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, जो चौथा मौलिक अधिकार है ये संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, यानी कि संविधान के इस भाग में इसको बताया गया है। इस अधिकार का मतलब क्या है? इस अधिकार का मतलब यह है कि भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को अपने मुताबिक कोई भी धर्म मानने और उसे अपनाने की स्वतंत्रता है। यानी कि एक भारतीय नागरिक जो किसी भी धर्म में पैदा हुआ है, मान लो कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कुछ भी है, अगर वो बड़ा होके अपना बिलीव बदलना चाहे, अपना धर्म बदलना चाहे या मानना चाहे किसी धर्म को, तो उसे पूरी आज़ादी है, पूरी स्वतंत्रता है। यानी राष्ट्र जो है वो किसी भी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं में दखल नहीं देता है। इससे एक और चीज पता चलती है कि अगर राष्ट्र का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म मान सकता है, कोई दूसरा भी मान सकता है, तो इसका मतलब राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। तो राष्ट्र क्या हुआ? धर्म निरपेक्ष हुआ। राष्ट्र पे किसी धर्म का प्रभाव नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है। तो संविधान की प्रस्तावना में जब आप देश का या राष्ट्र का धर्म निरपेक्ष होना पढ़ते हो तो उसका मतलब यही है। इसी से आपको समझ में आ रहा है। तो अब इसके 4 आर्टिकल्स हैं, 25, 26, 27, 28। बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 जो है वो 3 चीजें बताता है। एक ये कि एक जो नागरिक है उसको कोई भी धर्म मानने, यानी कि वो धर्म मान सकता है, उसका आचरण करने, यानी कि जैसा उस धर्म में लोग रहते हैं वैसा रहने, और प्रचार करने, मतलब उस धर्म का प्रचार करने की आज़ादी है। साधारण शब्दों के अंदर मान लो कि कोई धर्म है ABC, उस धर्म को किसी ने माना है, तो अब वो उस धर्म को मानने के साथ उसका आचरण भी करना चाहता है। आपको पता है अलग अलग धर्म की वेशभूषा अलग अलग होती है, तो वो वेशभूषा भी अपना सकता है, आचरण कर सकता है वैसा, और उसका प्रचार भी कर सकता है अपने तरीके से। तो इसका मतलब ये जो आर्टिकल 25 है ये इस चीज की आज़ादी देता है। बात करें आर्टिकल 26 यानी अनुच्छेद 26 की, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। देखिए, अलग अलग जो धर्म और रिलीजन्स होते हैं उन सबके अपने अपने कार्य होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए किसी का कोई मेला लगे या कोई बड़ी गैदरिंग हो, तो वो सारे कार्य क्या हैं? धार्मिक कार्य हैं। तो उनका जो प्रबंध है उनको करने की स्वतंत्रता राष्ट्र देता है। तो अगर आप गौर करें, यहां पे 2 चीजें हो जाती हैं। आर्टिकल 25 कह रहा है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हो, उसके जैसा आचरण कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, फिर उसका धार्मिक कार्य कर सकते हो। धार्मिक कार्य कहां आ गया? आर्टिकल 26 के अंदर आ गया, मतलब प्रबंध कर सकते हो उसका। आर्टिकल 27 क्या बताता है? अगर आप कोई रिलीजियस डोनेशन करते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि ये जो कार्य है ये और फले फूले, तो इसका मतलब रिलीजियस डोनेशन देने की आज़ादी आपको है। और जो वो पैसा जमा होता है धार्मिक स्थलों के ऊपर, उसमें जो टैक्स लगता है उसमें भी सरकार थोड़ी सी ढिलाई कर देती है। तो आर्टिकल 27 धर्म की अभिवृद्धि या फिर उसको संपोषित करने की आज़ादी देता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 28। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कहा जाता है कि कुछ शिक्षा संस्थान जो कि अपने यहाँ धार्मिक शिक्षा देते हैं या धार्मिक उपासना करवाते हैं, उसमें कोई भी उपस्थित रह सकता है। जैसे मान लो कि किसी धर्म की शिक्षा दी जा रही है किसी शिक्षा संस्थान के अंदर, तो कोई दूसरा व्यक्ति जो शायद उस धर्म का ना हो लेकिन फिर भी वहां वो उपस्थित रह सकता है अगर वो रहना चाहे तो उसको ये आज़ादी है कि वो किसी भी धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में मौजूद हो सके। तो ये जो 4 आर्टिकल्स हैं ये लाइन से आप याद कर सकते हो। आर्टिकल 25 धर्म को मानना, उसके जैसा आचरण करना और उसका प्रचार करना। आर्टिकल 26 उस धर्म के कार्यों का प्रबंध करना। आर्टिकल 27 उस धर्म को बढ़ाना है, उसकी अभिवृद्धि करनी है, तो उसमें धार्मिक डोनेशंस देना। और फिर आर्टिकल 28 कि किसी भी धार्मिक उपासना में उपस्थित रहने की आजादी या स्वतंत्रता। तो ये जो आपका चौथा अधिकार है, मौलिक अधिकार, ये आपको पूरी तरीके से धर्म की स्वतंत्रता देता है या फिर धार्मिक स्वतंत्रता देता है आपकी मान्यताओं के अनुसार। इसके बाद आता है आपका 5वां मौलिक अधिकार, जो कि है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब ये जो अधिकार है ये बहुत खास है। यूं तो मौलिक अधिकार सभी को मिले हुए हैं, लेकिन ये जो 5वां मौलिक अधिकार है ये स्पेशली दिया गया है अल्पसंख्यकों को। यहाँ पे बात नहीं हो रही है बहुसंख्यकों की, यहाँ पे अल्पसंख्यक जितने भी समाज में कम है, मतलब उनकी जो संख्या है वो कम है, उनको दिए हुए हैं। ये जो आपका मौलिक अधिकार है ये
आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया है, यानी कि संविधान के 2 आर्टिकल्स जो स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए हैं। ये सवाल बनता है कि कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, तो आप कहेंगे सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब ऐसा है क्यों? देखो, एक चीज सोच के देखो कि आप एक कंट्री में रह रहे हो और वहां पे कुछ बहुसंख्यक हैं और कुछ अल्पसंख्यक हैं। अब बहुसंख्यक लोग जो हैं वो तो अपनी संस्कृति को निभाएंगे, भले सारे नहीं करते हों, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा तबका पॉपुलेशन का वो अपनी संस्कृति को निभाता है। तो उनकी संस्कृति खतरे में है? नहीं है। बात करें अल्पसंख्यकों की, जो बहुत ही कम रह गए हैं, उनको जरूरत है कि उनकी संस्कृति को बचाया जाए और उनके हितों की रक्षा की जाए। तो अब इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। बात करें अनुच्छेद 29 की, तो वो ये कहता है कि जो भी समाज में अल्पसंख्यक रह गए हैं, उनकी भाषा, उनकी लिपि और उनकी संस्कृति के हितों की रक्षा करना है। यानी कि उनकी भाषा जो विलुप्त हो रही है उसकी रक्षा करो, मतलब वो भाषा मैंडेटरी करो कोर्स के अंदर। उनकी जो लिपि है, मतलब लिखने में जो भाषा है, उसकी रक्षा करो। और उनकी जो संस्कृति है, मतलब उनके सांस्कृतिक प्रोग्रामों को बढ़ावा दो, जिससे उनकी संस्कृति जिंदा रहे। तो इस तरह आर्टिकल 29 या अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। इसमें जो अनुच्छेद 30 है, आर्टिकल 30 है, वो क्या कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करो और उसमें प्रशासन करने का अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को हो। सिंपल लैंग्वेज में अल्पसंख्यकों का अपना शिक्षा संस्थान हो जिसमें वो अपनी संस्कृति पढ़ सकें, तो उसका अधिकार उन्हें आर्टिकल 30 या अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया है। तो यहाँ पे जो 5वां मौलिक अधिकार है, ये हर तरीके के अल्पसंख्यक को अधिकार देने के लिए इनफ है, काफी है और काफी अच्छा है। ठीक है। और इसके बाद आता है आपका 6वां और आखिरी मौलिक अधिकार। अब वो क्या है? वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आता है अनुच्छेद 32 के अंदर। अब इस बात को जरा गौर से सुन लेना, ये जो 6वां मौलिक अधिकार है ये आता है अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 32 जो है उसको स्पेशली डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। मतलब ये जो आपका आर्टिकल है ये संविधान की आत्मा है। किसने कहा था? डॉक्टर BR अंबेडकर के अंदर। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज आ जाएगी कि संविधान की आत्मा तो उसकी प्रस्तावना होती थी, ये आर्टिकल कहां से हो गया? देखो, एक चीज समझो, डॉक्टर BR अंबेडकर ने स्पेशली कहा था इस आर्टिकल के बारे में कि ये आर्टिकल जो है पूरे संविधान की आत्मा है। लेकिन जर्नली पूरे लोगों ने, सबने ये कहा था कि प्रस्तावना है इस संविधान की आत्मा। तो 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर BR अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है या किसे कहा गया है, और वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो जब नॉर्मल क्वेश्चन आए तो आपको कहना है कि प्रस्तावना, और जब BR अंबेडकर ने कि डॉक्टर BR अंबेडकर का नाम आ जाए तो वहां पे आपको कहना है कि ये आर्टिकल 32। तो अब इस आर्टिकल 32 में ऐसा है क्या? देखो, आर्टिकल 32 में ये है कि अगर आपके मूल अधिकार जितने भी आपने अब तक पढ़े हैं, इनमें से किसी का भी हनन हो तो आप उसकी सुरक्षा के लिए न्यायालय जा सकते हो, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। ये उसके अधिकार में है, ये उसका कर्तव्य है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके अधिकारों का कभी हनन नहीं होने पाएगा। अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके इन अधिकारों की रक्षा करेंगे कैसे? देखो, पहले एक चीज समझ लो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32, मतलब ये वाला जो आर्टिकल है, इसके तहत रीट जारी कर सकता है, और जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 यानी कि 226 का जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, उसके तहत रीट जारी कर सकता है। दोनों एक ही आर्टिकल के तहत नहीं जारी करेंगे। ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ये 32 के तहत करेगा, और जो हाई कोर्ट है वो 226 के तहत करेगा। इस चीज को याद रखना है, क्वेश्चन बनता है। तो अब वो रीट कौन कौन सी है? तो देखो, 5 तरीके की रीट हैं, और वो सारी की सारी आपने अब तक जो पढ़ा है मौलिक अधिकारों में से, उन्हीं में से आती है। पहली जो रीट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई बंदी है, मतलब कोई कैदी है, उसका कोई राइट है, उसके बारे में कोई रीट है। ये बात समझ में आ रही है? करेक्ट। तो अगर आपको याद हो, आर्टिकल 22 में मैंने आपको बताया था स्वतंत्रता के अधिकार में कि किसी को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। आर्टिकल 22 में था स्वतंत्रता के अधिकार में कि अगर आप नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके खिलाफ रीट निकालेगा, मतलब पुलिस के खिलाफ, कि आप उसको पेश करो। इस तरीके से आप उसे बंदी बना के नहीं रख सकते। ठीक है। इसके बाद आती है दूसरी रीट, वो है परमादेश। परमादेश में समझ में आ रहा है कि एक परमादेश है,
परम आदेश कौन दे सकता है? या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ही देता है, लेकिन ये दोनों देते हैं अलग अलग आर्टिकल्स के तहत। उसमें वो क्या करते हैं कि जैसे कोई सरकारी अधिकारी है और वो अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहा है, आप समझते हैं ना किस बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो अगर वो अपना कर्तव्य ठीक तरीके से ना निभाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके लिए एक रीट जारी करते हैं कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक तरीके से करें। इसमें तीसरी रीट क्या है? तीसरी रीट जो है, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, प्रतिषेध। प्रतिषेध देखो होता क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने से नीचे वाले जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनको देता है ये रीट। मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी देता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी देता है, और हाई कोर्ट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देता है। वो ये कहता है कि अगर मान लो कि हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो बीच कार्यवाही को रोकने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि ये जो मामला है वो आपके अधिकार सीमा से बाहर का है, इस पर कार्य ना करें। ठीक है, तो उसका मतलब काम को रोकने के लिए, कार्यवाही को रोकने के लिए बीच में ही जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो लोअर कोर्ट्स को ये प्रतिषेध नाम की रीट जारी कर सकता है। और इसके तुरंत बाद चौथी रीट आती है जो इसी से संबंधित है, जिसको हम कहते हैं उत्प्रेषण। अब उत्प्रेषण क्या होता है कि मान लो कि हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और ये मामला बहुत ही लंबा चल रहा है। ठीक है, पता चल रहा है कि यार ये मामला बहुत लंबा जा रहा है और उसकी कार्रवाई ऑलमोस्ट हो गई है, फिर भी इसका निर्णय नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए उत्प्रेषण रीट जारी करेगा और ये कहेगा कि आप ये जो चीज़ है ये मुझे दे दो, मतलब ये मामला मुझे भेज दो, मैं इसका निर्णय समाप्ति कर दूंगा। तो ये भी एक तरीके से रोकना ही हुआ। ठीक है, तो मतलब प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों में फर्क क्या है? प्रतिषेध जो है वो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल चलती हुई कार्रवाई में कभी भी कह सकता है कि ये मामला रोको या आपके अधिकार सीमा से बाहर है। और उत्प्रेषण क्या होता है कि मामला बहुत लंबा हो गया है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मुझे दे दो ये मामला, इसकी निर्णय समाप्ति मैं कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आती है पांचवी रीट जिसका नाम है अधिकार प्रश्यालेख। अब इसको ध्यान से समझो कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है अधिकार प्रश्या, मतलब है कि बाय व्हाट अथॉरिटी। हिंदी में मतलब है किस अधिकार से। सीधे पता चल रहा है एक क्वेश्चन चल रहा है कि किस अधिकार से। मतलब ये हो गया कि जैसे कोई सरकारी अधिकारी है, कोई न्यायालय में कोई अधिकारी है, वो किसी पद पे असंवैधानिक तौर पे कब्जा कर ले या उस पे दावा कर दे, तो फिर उससे पूछा जाता है कि किस अधिकार से आप कह रहे हैं कि ये जो पद है वो आपके अधिकार में आता है। ठीक है, तो इसके लिए एक बाकायदा एक लेख लिख के दीजिए, इसीलिए इसको कहा गया है अधिकार प्रश्यालेख। तो जो अथॉरिटी है वो ये लेख लिखने के लिए कहती है, ये रीट जारी करती है। तो इस तरीके से 5 जो हैं आपकी रीट्स निकलती हैं। अगर आपने गौर से देखा हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रश्यालेख सबके सब क्या करते हैं? आपके मौलिक अधिकारों को संरक्षित करते हैं। इस चीज को समझना है कि ये पांचों रीट जो हैं वो आपके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए ही दी जाती हैं। तो दोस्तों ये था मौलिक अधिकारों का आखिरी पार्ट। मैंने आपको 6 के 6 मौलिक अधिकार 3 वीडियोस के अंदर समझा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। अब मैं एक काम कर सकता हूं कि सभी अधिकारों से बनने वाले प्रश्न जो हैं वो एक ही वीडियो के अंदर डाल के आपके सामने लेके आऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं और आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड वो कैसे आते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।